नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 हो चुका है। इस पर्टिकुलर पेपर की बहुत डिटेल में एनालिसिस करते हैं। मैं सॉल्यूशन और आंसर की आपको देने वाले नहीं है। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑलरेडी आपको आंसर दे चुके हैं। एक दो क्वेश्चंस के एग्जाम्पल जरूर दे लूंगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पर्टिकुलर पेपर की एनालिसिस कितना आसान था, कितना मुश्किल था। ऑब्वियस सी बात है, ये मुश्किल था। कुछ वजहों से मुश्किल था कि एलिमिनेशन टेक्निक को हटा दिया गया। ये सब बातें तो आप सुन ही रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर पेपर के बाद आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, क्या आपको कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करने हैं, और अगर करने हैं तो किस हिसाब से करने हैं, क्या सोच के करने हैं। उसके साथ साथ आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी प्रीलिम्स को लेके क्या होने वाली, क्योंकि इस बार के पर्टिकुलर पेपर में एक अप्रोच मुझे यूपीएससी को देखने को मिली है जो कि काफी पॉजिटिव। उसको देख के आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और जो लोग फेल कर गए दोस्तों, कुछ बच्चों के मैसेजेस आए। एक मेरी स्टूडेंट है, उसका मैसेज आया और बहुत ही दुखी सा मैसेज था। वो नाम तो मैं यहाँ पे किसी का नहीं बोलूंगा। तो जो बच्चे अपना आखिरी अटेम्प्ट दे रहे थे और यहाँ प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। इस बार का प्रीलिम्स का पेपर दोस्तों ऐसा था, क्वालिफाई इसलिए नहीं कर पाए। अभी आप बोलोगे सर अभी तो पेपर हुआ है सर, नंबर भी नहीं निकले हैं, मतलब आंसर की भी नहीं आई ऑफिशियल, क्या पता कितना कम कट ऑफ जाए। तो देखिए, कट ऑफ एक लिमिट तक ही कम जाएगा ना, 50 नंबर पे तो आ नहीं जाएगा जनरल कट ऑफ। ऑब्वियस ही बात है, एक मिनिमम स्टैंडर्ड पे तो रहेगा ही। तो एस्टिमेटेड कट ऑफ कितना होने वाला है, इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, 28 तारीख को पेपर हुआ है। मैं 30 तारीख को वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 दिन से मैं खुद इस पेपर को बार बार देख रहा हूं कि भाई क्या सीन था इस पेपर में। मैं आपको पढ़ाता हूं दोस्तों, और मैं कई सालों से पढ़ रहा हूं। अगर मैं इस पेपर को अटेम्प्ट करूं ना, तो देखिए 40 सवाल ऐसे थे जो बिना कंफ्यूजन के मैं सॉल्व कर पा रहा था। मतलब 40 सवाल ऐसे थे जिसको पढ़ के, और वो भी इसलिए जो कि बहुत सारे कंसेप्चुअल सवाल आए। पिछले साल तो फैक्चुअल सवाल थे, इस बार कंसेप्चुअल सवाल थे। ज्योग्राफिकल लोकेशंस तो देखिए जो न्यूज में रही हैं, डॉनबास रीजन कहाँ है, ये सब नॉर्मल। देखो, ज्योग्राफिकल लोकेशन के समान मेरे हिसाब से आसान थे। जिसने करंट अफेयर्स ठीक से नहीं पढ़ी, हो सकता है उसके लिए मुश्किल हो गया हो। तो 40 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे कंफर्म पता था कि हाँ भाई ये बात सही है। और इंटेलिजेंट गेसिंग के साथ या थोड़ा बहुत चांस लेके अगर मैं इस पेपर को सॉल्व करता, तो भी किसी भी हाल में मेरे नंबर 105 से लेके हो सकता है 115 में रहते, या 100 से लेके 115 में रहते। मैं किसी भी हाल में अपने बेस्ट अटेम्प्ट में इस पर्टिकुलर पेपर में 115 मार्क्स स्कोर नहीं कर सकता था। ये बहुत मुश्किल पेपर था। ये मैं तब बता रहा हूं जब मैं इतने साल से पढ़ाई कर रहा हूं। और हो सकता है अगर मैं गंदी किस्मत के साथ जाता और बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करता, तो शायद मैं 90 से 95 के स्कोर पे लटक जाता, जो कि अक्सर कर हमसे हो जाता है पेपर देते वक्त। लेकिन ये तब है जब मैं इतने साल से पढ़ रहा हूं, हजारों लाखों बच्चों को पढ़ा चुका हूं। इस बार का पेपर दोस्तों एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट आया। मैंने एक्चुअली में इस पर्टिकुलर पेपर को अटेम्प्ट करके इसको एसेस करने की कोशिश की है। हालांकि मेरा अटेम्प्ट उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि देखिए मैं अब एक एस्पिरेंट की तरह पढ़ाई नहीं करता हूं। एक टीचर कभी भी एक एस्पिरेंट की तरह, एक कैंडिडेट की तरह नहीं पढ़ता है। अगर मैं यहां पे कैंडिडेट होता तो उसके छोटे छोटे नोट्स बनाता, उसको रिवाइज करता। मैं एक बार जो चीज आपको पढ़ा देता हूं, उसके बाद मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो कई बार ऐसी करंट अफेयर्स की चीजें होती जो मैं एक बार पढ़ाता हूं और फिर उनको नहीं देखता हूं। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे असेसमेंट के हिसाब से आप अपना असेसमेंट नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, मैं एक एस्पिरेंट की तरह किसी चीज को बार बार रिवाइज नहीं कर रहा हूं। दूसरा ऑब्वियस सी बात है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को, स्टैटिक टॉपिक को मैंने कई बार पढ़ा है, एस्पिरेंट उतना नहीं पढ़ता। बहरहाल मैं ये जो असेसमेंट आपको दे रहा था अपना, मैं ये इस हिसाब से दे रहा था कि बच्चों के लिए पेपर इस बार बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। एक्चुअली में बहुत मुश्किल हो गया। और उसका एक बड़ा सिंपल सी बात है, एलिमिनेशन ऑप्शन को हटा दिया। कि एलिमिनेशन ऑप्शन को कैसे हटा दिया गया, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, या 2 ऑप्शन इज करेक्ट, या 3 ऑप्शन इज करेक्ट, या नन इज करेक्ट, इस प्रकार की चीजें दे दी गई। तो इससे आपको ये कंफर्म होना पड़ेगा कि हाँ भाई कितने स्टेटमेंट सही हैं या कितने स्टेटमेंट्स गलत हैं, उसके बेसिस पे आप एलिमिनेट कर सकते हो। बट इस एलिमिनेशन में भी 50-50% की सक्सेस या रॉन्ग वाले आप कह लो चांस के साथ आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। बहरहाल कट ऑफ की बात की जाए दोस्तों, पेपर के नेचर की बात करूं तो मैं बोलूंगा बहुत से सवाल यहां पे कंसेप्चुअल हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। एक चीज होती है कंसेप्चुअल, एक चीज होती है फैक्चुअल। फैक्चुअल में क्या होता है कि अगर आपको फैक्ट पता है तो ही आप जवाब दे पाओगे। कंसेप्चुअल में क्या होता है कि कई सारे जो फैक्ट्स है ना, वो कंसेप्ट से डेवलप होते हैं। तो कंसेप्चुअल सवाल यहां पे बहुत ज्यादा थे। मैं बोलूंगा पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी के सवाल डुएबल थे। इन्वायरमेंट में बोलूंगा कि इस बार इन्होंने थोड़ी खतरनाक की। यूपीएससी की टेंडेंसी है भाई, किसी ना किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वो डेंजरस बना के आपके सामने लेके आएंगे। तो वो लेके आए हैं इस बार। रही बात कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, तो भाई अब देखिए 2022 की जो प्रीलिम्स की कट ऑफ गई वो लगभग 88 गई है। उससे पहले की साल की जो कट ऑफ थी वो लगभग 87 थी, ठीक है, 2021 की। अब 2021 में वैकेंसीज भी कम थी, ठीक है ना।
और पेपर थोड़ा मतलब 2022 के रिस्पेक्ट में आसान था, तो 87 कट ऑफ लोगों को कम लगी। 2022 का पेपर तो बहुत फैक्चुअल था, बहुत मुश्किल था प्रीलिम्स, लेकिन कट ऑफ 88 चली गई। तो कट ऑफ यहां पे क्या रहने वाली है भाई, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है यहां पे प्रिडिक्ट करना। तो एक बेंचमार्क देखिए, अगर आपके 80 प्लस मार्क्स हैं, अपनी तैयारी जरूर रखिए, समझ गए, चाहे आपका आखिरी अटेम्प्ट हो चाहे आपका पहला अटेम्प्ट हो। अगर 80 प्लस है, 80 आप स्कोर कर पा रहे हो तो अपनी तैयारी चालू रखो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, ऑब्वियस बात है, प्लस माइनस। अगर एक क्वेश्चन जो कि आप नेगेटिव मार्किंग में काउंट कर रहे हो पॉजिटिव हो गया तो सीधे प्लस 2.66 नंबर होंगे, 82.66 पहुंच जाएगा स्कोर। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जिसके भी 80 प्लस मार्क्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कट ऑफ 80 जाएगा, कट ऑफ भाई मेरे हिसाब से 80 से 92 के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। आप बोलोगे ये बहुत बड़ी रेंज है, जी हाँ रेंज तो बड़ी है, लेकिन अभी क्या किया जाए, पेपर ही ऐसा आया है। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि सर कैसे कंसेप्चुअल था, बहुत सारी चीजें तो इसमें फैक्चुअल थी। अभी पहला ही क्वेश्चन देख लो यूपीएससी के पेपर से उठा के, झेलम रिवर पासेस थ्रू वूलर, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू, ये सब तो फैक्ट्स है सर, ये कंसेप्ट कहाँ है? तो देखिए बात बिल्कुल सही है, कुछ यहाँ पे फैक्चुअल सवाल भी हैं और कुछ यहाँ पे आपके कंसेप्चुअल सवाल भी हैं। तो ओवरऑल जब प्रॉपर तरीके से आप डिटेल्ड प्रिपरेशन करेंगे तो कंसेप्चुअल सवाल और कुछ फैक्ट्स तो देखो आपको पता ही होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी फैक्ट ना पता हो पेपर का। देखिए टेक्निकली मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पेपर डुएबल है। ज्यादातर बच्चे यहां पे बहुत कम नंबर स्कोर कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी तरीके से जीएस पेपर 1 में अच्छा स्कोर करके गए, लेकिन सीसैट इतना खतरनाक आया था कि उनका सीसैट बिगड़ गया यहाँ पे। तो सीसैट में वो 1/3 नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, जीएस में तो फिर भी उनके 90 या फिर 88 के लगभग नंबर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे सीसैट बिगड़ गया है तो उनका ओवरऑल जो चांसेस हैं मेंस लिखने के वो कम हो गए। तो इसी रिस्पेक्ट में एंड में मैं इसी तरीके से समेशन करूंगा। कुछ बच्चे यहाँ पे फेल हो गए, जैसे कि एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, उसने बोला कि सर अटेम्प्ट्स खत्म हो गए हैं, बहुत सारे पिक्चर टॉपर्स के शॉर्ट्स बनते रहते हैं और ओवरऑल बहुत सारे टीचर्स मेंस स्पेसिफिक आइडिया देते रहते हैं, प्रीलिम्स स्पेसिफिक आइडिया कोई बताता ही नहीं है, कोई स्ट्रेटजी बताता ही नहीं है, तो हम प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं। तो क्या करें? देखो मैं आपको बता दूं, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इनफैक्ट ओवरऑल कोई भी इंसान अगर कोर्स बेच रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही हूं, मैंने अपना कोई कोर्स लॉन्च किया, तो एज अ मैनेजर जो भी कोर्स बेच रहा है ना, वो एक सेकंड को सोचेगा कि यार मेरा कोर्स बिक जाए। उस कोर्स को बेचते वक्त ऐसी चीजें जो ओवरऑल उसके कोर्स को बिकने से रोक सकती हैं, उसको ऑब्वियसली बात है वो डिस्कस करेगा। अब जैसे कि क्या प्रीलिम्स का पेपर है, इस बार जो प्रीलिम्स 2023 का पेपर आया ना भाई, कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको इसकी तैयारी करा ही नहीं सकता। कोई एक टीचर, कोई एक इंस्टीट्यूट, कोई एक ऐसा संस्थान जो ये क्लेम करे कि हम आपको पूरी तैयारी करा देंगे, नहीं करा सकता। जी हाँ, बहुत सारे कॉम्बो कोर्सेज बिक रहे हैं, 80,000 का, 85,000 का, 1 लाख का, 1,25,000 का, इसमें ऑप्शनल जोड़ दो तो 1.5 लाख, 1,60,000 का हो गया है। मत पड़िए इनके चक्कर में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कोचिंग मत ज्वाइन करो, मैं बताता हूं आपको कोचिंग को किस प्रकार से अप्रोच करना है। तो देखिए पहले उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जिनका आखिरी अटेम्प्ट था, वो फेल हो गया, उनके पास अब चांस नहीं बचा यूपीएससी प्रीलिम्स में। देखिए डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, अब ये मेरे लिए बोलना आसान है। जब आपका सपना टूटता है ना यूपीएससी को क्वालिफाई करने का, जब आपके दिमाग में ये रियलिटी आ जाती है कि हाँ भाई मैं अब आईएएस या आईपीएस अफसर नहीं बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगी, तब दिल तो देखिए टूटता है, बहुत बुरा लगता है। और उस बुरेपन की फीलिंग में आपको कोई कुछ समझा नहीं सकता, क्योंकि जब आपको कोई कुछ समझाएगा तो आपको गुस्सा आएगा कि यार चुप रहो, बोलो मत, ठीक है। लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम एक ऐसी चीज है दोस्तों जो हर चीज को हील कर देता है। टाइम आपको क्लियर कट चीजें दिखाने लगता है। बहुत सारे लोग जो आप लोग इस पर्टिकुलर पेपर को ठीक से दे रहे थे, टैलेंटेड इनफ हो गए, आपके पास नौकरी होगी, कोई सरकारी नौकरी में होगा, कोई प्राइवेट सेक्टर में होगा, हर लोग अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी के पास कुछ करने को या खाने पीने को नहीं है लोगों के पास। बट हाँ, आप आईपीएस नहीं बन पाए, आईएएस नहीं बन पाए, आईआरएस नहीं बन पाए, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में नहीं जा पाए। जिस प्रकार से टॉपर्स पेरिस में खड़े होकर फोटो वगैरह खिंचाते हैं, आपका भी मन करता होगा, वो सपना टूट गया। जी हाँ देखिए दोस्तों, वो सपना तो टूट गया है। अब अगर आप पेरिस जाओगे तो एज अ टूरिस्ट ही जाओगे, इंडियन एम्बेसी में एंट्री नहीं मार पाओगे। अगर आईएफएस के थ्रू जाते तो एज एन एम्बेसडर बन के जाते, एक ऊंची एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जाते, फॉरेन पोस्ट पे जाते। बहरहाल इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे बड़ा कुछ अचीव नहीं कर सकते, ये बात हमेशा दिमाग में रखना। कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम आपकी टैलेंट को, आपकी कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता। कई बार आपकी कैपेबिलिटी के इतने बड़े पैमाने होते हैं ना कि कुछ एग्जाम में फेल होकर आपको उनका लिमिट्स का पता चलेगा। मैं तो देखिए आपको लगेगा कि मैं आपको इनकरेज करने की कोशिश कर रहा हूं और अच्छी अच्छी बातें सुना के, लेकिन असलियत यही है। जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं एग्जाम क्वालिफाई किया उसमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर काबिलियत होगी कुछ बहुत बड़ा करने की।
अरे मैं तो ऐसे ऐसे अनपढ़ गवारा अल्हड़ों को जानता हूं जिन्होंने 1.5 हजार करोड़ 2-2 हजार करोड़ कमा लिए भाई, और आज की डेट में बड़े बड़े आईएएस उनसे मिलते हैं, ठीक है ना, उनको सर बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप आईएएस आईपीएस आईएफएस बने तो ही आप सबसे बड़े हो और बाकी आप पीछे छूट गए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिंदगी में और भी बहुत कुछ है करने के लिए। हाँ, अगर आप फेल हो गए हो यहाँ पे और अब आपका सपना टूट गया है, कुछ दिन जरूर बुरा लगेगा। उस दिन अपने आप को गेट टुगेदर करिए, अपने साथ के लोगों के साथ इंगेज करिए। जो आपका मजाक उड़ा रहा हो या आपसे बोल रहा हो कि अरे तुम तो फेल हो गए, उसकी बातों को यहाँ पे इग्नोर करिए। आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, ये आपका आइडिया होना चाहिए। अब भाई बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो ओवरऑल कोचिंग के रिस्पेक्ट में सवाल पूछना चाहते हैं कि सर प्रिपरेशन के लिए हम कैसे कोचिंग को अप्रोच करें। देखिए, मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि कोचिंग मत करो, क्योंकि ये बोल देना आसान होता है कि आप कोचिंग मत करो और फिर बाद में करें क्या, तैयारी कैसे करें। क्योंकि कुछ बच्चे नई एंट्री मार रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस तो चाहिए, वो खुद से नहीं कर सकते, तो भाई किसी ना किसी चीज की गाइडेंस चाहिए। कोचिंग में कुछ बेसिक नियम याद रखिएगा। कभी भी ऐसी कोई कोचिंग मत ज्वाइन करिए जो आपसे कंसोलिडेटेड एक बड़ा अमाउंट मांग रही हो और इस बात का ठेका ले रखी हो कि हम आपका सब करवाएंगे। जैसे होता है ना पावर इंजीनियरिंग सेक्टर में या किसी भी बड़े सेक्टर में ईपीसी पे ठेका उठाया जाता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। तो इंडिया की कोई एक पावर इंजीनियरिंग की कंपनी है, वो सूडान जैसी किसी कंट्री में जाएगी और किसी मैन्युफैक्चरर का पूरा ठेका उठा लेगी कि हाँ भाई हम तुम्हारा पूरा पावर प्लांट तैयार करेंगे, पूरा तुम्हारा हॉस्पिटल तैयार करेंगे। कोई स्मार्ट आदमी होगा तो ओवरऑल पावर प्लांट में बॉयलर किसी और से खरीदेगा, ओवरऑल जो आयरन बेस है वो किसी और से खरीदेगा, ठीक है, जो बाकी प्लांट की मशीनरी है वो किसी और से खरीदेगा और खुद उसको कंसोलिडेट करके बनाएगा। बेसिकली ओवरऑल अपनी पढ़ाई का ठेका किसी एक पर्टिकुलर आदमी को या किसी एक पर्टिकुलर संस्थान को या कोचिंग इंस्टीट्यूट को मत दीजिए। आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा चीजों को। तो कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपसे 80,000 रुपए ले रहा हो, एक मतलब 85,000, 1,30,000 रुपए ले रहा हो, उसमें ऑप्शनल जोड़ दिया तो 1.5 लाख हो गया, और बोले कि भाई देखो हमने तुम्हारा पूरा ठेका ले लिया, अब तुम्हें आईएएस हम बनाएंगे, और जैसे ही आपके 1.5 लाख वहां पहुंचे तो अब उसका टारगेट हो जाएगा दूसरे बच्चे की तरफ जो 1.5 लाख देगा, बाकी तुम पढ़ते रहो। तो ये ठेका किसी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट को मत दीजिए। क्योंकि होता क्या है, ऐसा नहीं कि इन बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर्स हैं वो हमेशा गलत ही करते हैं, कुछ लोग एक अच्छे माइंडसेट के साथ चलते हैं, बट आपको डेमो के समय पे जो दिखाया जाता है और एक्चुअली बाद में जो पढ़ाया जाता है उसमें फर्क होता है। क्या होता है कि किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप एक बड़े नाम से एसोसिएट करके पढ़ने लगते हो, लेकिन एक्चुअली में वो बड़ा नाम नहीं पढ़ा रहा होता। वहां पे वो बड़े नाम की वीडियोस यूट्यूब पे बहुत वायरल हैं, उस पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ओवरऑल सब कुछ चल रहा है और लोग कोर्स खरीद रहे हैं, लेकिन जब आप क्लास में पढ़ने पहुंचोगे तो आप देखोगे कि कोई और ही फैकल्टी पढ़ा रही है। समझ गए बात को। तो सबसे खास बात है, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने के पहले किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप इस बात को इंश्योर करो कि हाँ भाई जो बच्चा जो टीचर आपको पढ़ाने वाला है क्या वही आपको मेन क्लासेस में पढ़ाने वाला है। अगर ऐसा है तो ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर टीचर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं पॉलिटी वाला, ठीक है ना, मैंने तो खैर पॉलिटी के पूरे ही फ्री लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, लेकिन मान लीजिए मैं पैसे लेके पॉलिटी पढ़ाता और मैं कुछ आपको शुरू में डेमो देता और आपको लगता है कि हाँ समझ में आ रहा, फिर पूरी पॉलिटी मैंने पढ़ाई। इसी प्रकार से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, वहां पे ओवरऑल आपको लगा कि हाँ भाई ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, इससे हम सब कुछ पढ़ेंगे, तो वही टीचर अगर आपको पूरा कोर्स खत्म कराता है तो आप वहां पे पैसे दे दो, चलेगा, थोड़े ज्यादा भी दे दोगे तो भी चलेगा, और ये क्वालिटी की एश्योरिटी वहां पे मिल रही। बट बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो कंबाइंड होलिस्टिक पैसा आपसे लेते हैं, अक्सर कर वहां पे ऐसा होता नहीं है दोस्तों। मिड पढ़ाई में आपकी फैकल्टी वगैरह बदल दी जाती है, आपका पूरा का पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। दूसरा, जितनी डिटेल्ड पढ़ाई की आपको जरूरत है, ये जो यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर आया था 2023 का, इसमें जितने डिटेल कांसेप्ट्स को पूछा गया है, फैक्ट्स को पूछा गया है, उतने डिटेल में कोई कोचिंग वाला आपको पढ़ाएगा ही नहीं। कोचिंग वाले ज्यादातर 1 साल का ठेका उठाते हैं, और मैं आपको बता दूं यूपीएससी का बेसिक स्टैटिक सिलेबस खत्म करने के लिए कम से कम 1 साल चाहिए, और इस 1 साल में वो आपको ऑप्शनल भी पढ़ा देंगे, आपको जीके जीएस भी पढ़ा देंगे, आपको करंट अफेयर्स की तैयारी भी करवा देंगे, मेंस की आंसर राइटिंग भी करवा देंगे, वो सब करवा देंगे इतनी देर में। तो ऑब्वियस ही बात है वो पॉसिबल नहीं है। तो होगा क्या कि क्लास में लेक्चर्स को जल्दी से खत्म करने के लिए कुछ पोर्शंस को जल्दी कवर किया जाएगा। अब वो टीचर कौन से पोर्शन में लैग है, उसको कितनी जल्दी खत्म कर रहा है, इस बातों पे चीजें डिपेंड करती है। तो अक्सर होता ये है कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ दी जाती हैं, वो स्किप हो जाती हैं, जिसके चलते बच्चे का कोर्स इफेक्ट हो जाता है और बच्चे से बोल दिया जाता है कि दूसरे वाले बैच में बैठ के पढ़ लेना, लेकिन जो दूसरे वाले बैच की टाइमिंग होती है वो आपके एग्जाम्स के बाद होती है, तो कोर्स खत्म करने में लग जाता है आपको समय, और वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक चीज हो जाती है। ठीक है,
तो आई होप कुछ चीज आपको समझ में आ गई। अपनी पढ़ाई का पूरा ठेका किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को मत दो, क्योंकि कोई एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है मार्केट में जो बल्क में आपसे पैसे लेके हर चीज क्वालिटी में दे दे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग में पढ़ना भी जाते हैं तो इस बात को चेक कर लीजिए कि वहां पे कौन सा टीचर पढ़ा रहा है और क्या वही टीचर आपका कोर्स खत्म करवाएगा। अगर तो ऐसा है तो वर्थ है आपका वहां पे पैसे देना। टेस्ट सीरीज की अगर बात करें दोस्तों, टेस्ट सीरीज में बहुत फ्रॉड चलते हैं। इन टेस्ट सीरीज के फ्रॉड से बच के रहना। प्रीलिम्स और मेंस दोनों टेस्ट सीरीज की बात करता हूं। पहले मेंस की टेस्ट सीरीज की बात करता हूं। मैंने दोस्तों प्रीलिम्स 3 बार क्वालिफाई किया है, उसमें से मैंने ओवरऑल एक बार टेस्ट सीरीज ली थी मेंस की। उस मेंस की टेस्ट सीरीज को लेने के लिए मैंने 28,000 रुपए की पेमेंट की। उसमें 10 टेस्ट थे लगभग, हर टेस्ट में 20 सवाल थे। तो ठीक है, टेस्ट सीरीज इनफ थी, अच्छा खासा था। मैंने कहा यार इतने सवाल का अगर मुझे असेसमेंट मिल गया तो मैं बड़े आराम से अपने कैपेबिलिटीज को देख लूंगा। अब मुझसे गलती ये हो गई दोस्तों कि प्रीलिम्स देने के बाद मैंने उस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना शुरू किया। मैंने प्रीलिम्स दिया, मेरे अच्छे खासे नंबर आ रहे थे, मुझे पता था हो जाएगा कि चलो भाई मेंस के टेस्ट लिखना शुरू करते हैं। प्रीलिम्स से मेंस के बीच में 4 महीने का फर्क था। मैंने पहला टेस्ट लिया और पहला टेस्ट लिख के उनको भेजा। उन कोचिंग वालों ने पहले टेस्ट का असेसमेंट देने में मुझे 15 दिन लगा दिए, और जो दूसरा टेस्ट मैंने लिख के दिया था उसका असेसमेंट देने में 20 दिन लगा दिए। और उन्होंने बहाना क्या दिया कि इस समय पे बहुत सारे बच्चे पेपर लिख के भेज रहे हैं, इसलिए पेपर के असेसमेंट में समय लग रहा है। अरे तो मैं क्या करूं, समय लग रहा है भाई, मैंने तो तुमको पूरे 28,000 रुपए दिए हैं। तो इस प्रकार के बहाने आपको दिए जाएंगे। तो ओवरऑल टेस्ट सीरीज अगर आप कहीं मेंस के ले भी रहे हैं तो कोशिश करिए कि शुरू से ही आंसर राइटिंग वगैरह लिखनी शुरू कर दीजिए, जो कि एंड टाइम में मेंस से पहले जब आप उनको पेपर लिख के भेजोगे वो जल्दी असेसमेंट करके आपको वापस देंगे नहीं, तो उससे अननेसेसरली आपका टाइम वेस्ट होगा। वो शुरू में भी आपको देंगे नहीं देंगे वो एक अलग बात है। मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम क्या हो रही है। खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि जहां पे मैंने मेंस के टेस्ट लिए, मेरा मेंस नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, उसके बाद उसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट से मुझे कॉल आया कि यार मेंस की आंसर राइटिंग करनी है, मेंस की आंसर कॉपीज चेक करनी है, और आंसर कॉपी चेक करने का 400 से 500 रुपए प्रति पेपर आपको दे दिया जाएगा। तो अगर एक आंसर क्वेश्चन पेपर में 20 सवाल है तो 20 से पहले 25 रुपया प्रति क्वेश्चन चेक करने का वो दे रहे थे मेरे को। मतलब जिस पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने मेंस का टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया, मेरा मेंस हुआ भी नहीं, उसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले मुझसे कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में जो लोग मेंस लिख रहे हैं उनकी कॉपी चेक कर दो। तो असेसमेंट का पैरामीटर ठीक नहीं है। किसी को भी 400-500 रुपए देख के मेंस की कॉपी चेक करा के उनको ये बता देना, वो एक सेट पैटर्न दे देते हैं कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में ये सारे एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए, जो आंसर में एस्पेक्ट्स लिखे हैं वो देख लो, जो नहीं लिखे उनको मार्क कर दो और बच्चे को जवाब भेज दो। और 1-to-1 टीचर डिस्कशन तो देखो वहां पे हो नहीं पाएगा। हाँ, अगर आप उनके ऑफलाइन सेंटर में जाके बातचीत कर रहे हो, वहां पे जो टीचर स्टेशन है तो एक अलग बात है, वो कितने कैपेबल हैं उसके ऊपर भी एक बड़ा डाउट है। तो मेंस के टेस्ट सीरीज में तो खासा फ्रॉड है। मैं तो आपसे ये बोलूंगा कि ओवरऑल पूरी प्रिपरेशन में अगर आपके 15 से 20 सवाल भी कोई ठीक तरीके से चेक करके आपको एनालिसिस दे दे तो आप अपने आप को लकी मानो, क्योंकि टेस्ट पेपर की आंसर सॉल्यूशन में भी काफी लफड़ेबाजी होती है। कोई भी आंसर कॉपी चेक करके पकड़ाने लगता है। आपने कभी देखा हो दोस्तों, नोटिस किया हो तो जो आंसर कॉपीज रिलीज होती है ना ओवरऑल जो टॉपर्स की, कभी भी चेक्ड आंसर कॉपीज रिलीज नहीं होती, अनचेक्ड आंसर कॉपीज रिलीज होती हैं। सबसे खास बात देखिएगा आप इस बात को, कभी भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला किसी टॉपर की आंसर कॉपी रिलीज करेगा वो चेक्ड कॉपी रिलीज नहीं करेगा, वो अनचेक्ड कॉपी रिलीज करेगा, क्योंकि चेक्ड कॉपी में जो चेक कर रहा है उसकी औकात नजर आ जाएगी। उसके बाद प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की मैं अगर आपसे बात करूं, इस बार का जो प्रीलिम्स आया है ना भैया, इस इंडिया में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो आपको पूरी प्रीलिम्स की तैयारी करवा दे। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपसे कह रहा है कि होलिस्टिक प्रोग्राम है, इसको ज्वाइन कर लो सब तुमको प्रीलिम्स में आ जाएगा, उल्लू बना रहा है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई प्रोग्राम ज्वाइन मत करो, आप प्रोग्राम ज्वाइन करो दोस्तों, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले कौन सी फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, वो कैसा पढ़ा रही है, इन सब चीज़ों से अपने आप को अवगत करा लो। और इसको अवगत कराने का सबसे बेहतरीन तरीका आज की डेट में यूट्यूब है। जितने भी लोग अपनी ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग चला रहे हैं, कहीं ना कहीं वो यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोड करते हैं। तो अगर आपको उनकी टीचिंग स्टाइल पसंद आती है तो आप जरूर इनरोल करिए। एक बात याद रखिएगा इनरोल करते वक्त भी कि जिसके पास भी आप जा रहे हो वो कभी भी इस बात का ठेका नहीं ले सकता कि वो आपको पूरी तैयारी करेगा। तैयारी आप ही को करनी है, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने का ठेका आपको करना है। वो आपको कंसेप्ट्स बता सकता है, उस कंसेप्ट्स में अंदर घुसना, तोड़ना, मरोड़ना, ये सब आपको करना है। तो मेंस की टेस्ट सीरीज में क्या गड़बड़ चलती है ये मैंने आपको बताया। और जहां बात आई प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की, तो आप जरूर किसी न किसी का मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ओवरऑल बहुत सारे अफोर्डेबल मेंटरशिप्स भी हैं, और जो लोग ऑनलाइन पैसे लेके पढ़ा रहे हैं वो अच्छा भी पढ़ा रहे हैं बहुत से लोग। तो आप दे दो पैसे, वहां पे थोड़े एक्स्ट्रा भी देने पड़े, बट वहां पे खुले माइंड से जाइएगा, वहां से ज्ञान बटोरिए, उस ज्ञान को खुद से प्रोसेस करिए, उसके बेसिस पे अपना एंड रिजल्ट बनाइए, तो आप सक्सेसफुल होगे। ओके, तो फाइनली मैं समअप करता हूं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के रिस्पेक्ट में वो कोचिंग ज्वाइन करिए जहां पे आपको पता हो कि ये टीचर ही मुझे ये टॉपिक्स पढ़ाने वाला है,
तो उस बेसिस पे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अवॉइड करो जो कंसोलिडेटेड फीस लेते हैं 1-1.5 लाख रुपए की। ऑब्वियस सी बात है, वो बल्क में ठेका उठा रहे हैं आपकी पढ़ाई का, और इस ठेके को फुलफिल कर पाना बहुत मुश्किल काम है। ओवरऑल इस प्रकार के महंगे कोर्सेज बेचने के लिए वो बहुत सारी मार्केटिंग करते हैं, महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, उसको रिकवर करना होता है। तो 500,000 बच्चे एडमिशन लेंगे तब तो उनके ये कॉस्ट रिकवर होंगे, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा एडमिशन होंगे तो फिर भैया टीचर की सैलरी जाएगी। बहुत सारे वहाँ पे एजम्पशंस और पीछे मैथमेटिक्स चल रही होती है, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान बहुत बाद में जाता है। तो सोच समझ के किसी एक ऐसे फैकल्टी को पकड़िए सब्जेक्ट वाइज जहाँ पे आपको लगे कि हाँ भाई ये मेरे साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक में जस्टिस कर पाएगा। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। बाकी लोग उस पर अपने व्यू पॉइंट्स देंगे। आई होप मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपके डाउट्स को होलिस्टिकली एड्रेस कर पाया हूँ। और जो लोग फेल हो गए हैं उनके पास अटेम्प्ट्स नहीं है, भाई खुले दिल से अपने आगे आने वाली लाइफ में एफर्ट्स मारते रहिए, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। कोचिंग के रिस्पेक्ट में मैंने आपको यहाँ पे बताई, पेपर के एनालिसिस के रिस्पेक्ट में बात आई, एक लमसम कट ऑफ मैंने आपको बताया कि 80+ है तो आप अपनी तैयारी को जारी रखो। बाकी पढ़ते लिखते रहिए दोस्तों, मैं तो आपके साथ हुई, आपके लिए और भी चीज़ें लेके आता रहूँगा। मैंने अपनी ऐप बना रखी है अर्षित द्विवेदी एजुकेशन, उसको आप एक बार रेफर कर सकते हो, डाउनलोड करके देख सकते हो। उसमें मैं भी कोशिश करूँगा कुछ अफोर्डेबल चीज़ें लाने की, बहुत वैल्यू की चीज़ें लाने की, इसलिए मैं बहुत जल्दी नहीं कर रहा हूँ। और इस समय पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मार्केटिंग एजेंडा में मत फंसिएगा। जब लोग क्वालिफाई करते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, अच्छी अच्छी फोटोएं पड़ती हैं, वो सीज़न होता है कोर्सों को बेचने का, उस समय पे जल्दी जल्दी में बहुत धड़ल्ले में कोर्स बिकते हैं, लोग खरीदते बहुत तेज़ी से, कोचिंग वाले बेचते बहुत तेज़ी से। इस समय पे ही 25 से 30% एनरोलमेंट हो जाते हैं, उनका खर्चा काफ़ी निकल जाता है। तो इस प्रकार के मार्केटिंग गिमिक से बचेगा। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे जानने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाएगा। इस दोस्तों को वीडियो हो सके तो ज़्यादा लोगों के साथ रिकमेंड करें। हैव अ ग्रेट डे।